हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर वन के पहले टॉपिक से। हम लोग बात करेंगे चिलिका लेक के बारे में। एक नई स्टडी के थ्रू पता लगा है कि चिलिका लेक एक समय पर बे ऑफ बंगाल का पार्ट हुआ करती थी। बे ऑफ बंगाल को आपने मैप में देखा हुआ है, वो समुद्री एरिया। तो बताया जा रहा है कि वो उसका पार्ट हुआ करती थी चिलिका लेक। चिलिका लेक आपको पता है ना, ओडिशा के अंदर है। चिलिका लेक कहाँ है? ओडिशा के अंदर। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं डायरेक्टली चिलिका लेक से रिलेटेड कि ये लेक की लोकेशन कहाँ पर है। ओडिशा आपको ध्यान में रखना है। और एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ये हमें देखने को मिलती है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील एशिया की जो है वो है चिलिका लेक, आपको ध्यान में रखना है। ये एक समय पर बे ऑफ बंगाल का पार्ट हुआ करती थी। एक स्टडी कंडक्ट करी है मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा की है, उसके द्वारा ये स्टडी सामने आई है कि एक समय पर बे ऑफ बंगाल का पार्ट हुआ करती थी चिलिका लेक। चिलिका लेक बनी कैसे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अराउंड 20,000 ईयर्स बैक, लगभग 20,000 वर्ष पूर्व, जिस समय जो पीरियड जो था, जो युग जो था, वो पैलेस्टोसीन का युग हम लोग को देखने को मिलता था। हिस्ट्री में अलग अलग युग को अलग अलग जो नाम दिए गए ना, ये वाला जो युग है वो है पैलेस्टोसीन एपॉक या युग, राइट। तो ये युग जो है उसके अंतिम दौर में शुरू हुई थी ये प्रक्रिया, जिस समय चिलिका लेक बनी थी। ठीक है, तो चिलिका लेक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 20,000 ईयर्स बैक। और इंडियन पेनिनसुलर रिवर जो महानदी है, हमारी महानदी नदी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो नदी आप जानते हैं इसकी नदी अपने साथ बहुत सारी रेत, मिट्टी, गिट्टी, न जाने क्या क्या चीजें अपने साथ लेकर आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसे ही हो रहा था कि महानदी जो है, ये नदी हम लोग को जो देखने को मिलती है, ये अपने साथ रेत, गिट्टी, बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग सिल्ट और के नाम से जानते हैं, सिल्ट, मड वगैरह, तो ये सब अपने साथ जो है वो लेकर, यानी कि सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही थी, राइट। और फिर इसने क्या किया, अपना एक डेल्टा क्रिएट किया हुआ, डेल्टा क्रिएट कर लिया। अब ऐसे ही होता है ना कि नदी जो है वो समुद्र में जाकर मिलती है, तो महानदी जो नदी है वो समुद्र में जब जाकर मिल रही थी तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर जा रही थी। फिर क्या हुआ, अब ये जो सेडिमेंट्स जो थे, इसने क्या किया, बे ऑफ बंगाल के पास एक सैंड बार क्रिएट कर दिया अपने माउथ के पास। अब माउथ कौन सी होती है, नदी का माउथ क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जिस जगह पर नदी समुद्र से मिलती है उस जगह को नदी का माउथ कहते हैं, है कि नहीं। तो इसने क्या किया, नदी के माउथ के पास जो अपने साथ इतनी सारी ये रेती, गिट्टी, न जाने कितने सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी, इसने अपने नदी के माउथ के थोड़ा सा पहले जो है वो सब कुछ छोड़ दिया। मतलब कि मान के चलो कि ये कंकड़ पत्थर जो भी जा रहे थे नदी के साथ, ये इकट्ठा हुआ है बिल्कुल नदी के पास में। अब कंकड़ पत्थर ये इतने सारे थे, तो इसने क्या किया,
समुद्र को जो है वो अलग कर दिया नदी से, और जिस एरिया को अलग किया उस एरिया पर ये लेक बन गई। समझ में आई आपको बात की नहीं आई? चलो और तरीके से मैं आपको समझाता हूं जिससे कि आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो मैप के थ्रू। तो देखो आप ओडिशा की तरफ चलो, तो देखो ओडिशा को इतने ऊपर से मैप से ही बकायदा चिलिका लेक आपको नजर आ रही है, ओडिशा के अंदर देख सकते हैं बकायदा आप। और आप चिलिका लेक के ऊपर देखेंगे तो आपको देखो ये महानदी रिवर जो है वो नजर आएगी, और आप महानदी रिवर को देखेंगे तो ये डेल्टा अपना क्रिएट कर रही है। बहुत सारी ये नदियां जो है वो इसकी आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी आपको जो है वो ट्रिब्यूटरीज तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब डेल्टा ही कहेंगे, यानी कि छोटी छोटी सी धार आप देख रहे हैं, ब्रांचेस आप देख रहे हैं रिवर की, वो बकायदा समुद्र में जो है वो मिलती जा रही। तो ऐसे ही हुआ कि इसकी जो महानदी रिवर जो है इसकी आप देखिएगा नीचे साइड पूरी ये आ रही है चिलिका लेक से मिल रही है, ये पूरी ये देखिए आप चिलिका लेक से जो है वो ये शाखाएं जो है वो मिल रही है। तो क्या हुआ कि ये शाखा जो थी उसने अपने साथ बहुत सारे कंकड़ गिट्टी पत्थर सेडिमेंट्स जो है वो लेकर आ गई थी। और अगर आप ये लैंडफॉर्म्स देखेंगे चिलिका लेक के जस्ट सामने, चिलिका लेक के सामने आप जो लैंडफॉर्म देख रहे हैं सतपाड़ा करके आपको जो दिखाई देता है, सतपाड़ा आइलैंड या फिर चिलिका नुआपाड़ा, तो ये सब जो आइलैंड है, नालाबन, ये नालाबन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, इंद्रप्रस्थ आइलैंड, तो ये सब जो आइलैंड जो बने हैं ना ये बेसिकली महानदी नदी के सेडिमेंट्स के थ्रू बने हैं। तो इसने क्या किया, ये चिलिका लेक के सामने जो है यानी कि ये नदी का पानी आया और सामने जो है वो कुछ लैंडफॉर्म्स बन गए बे ऑफ बंगाल के, जिसने क्या किया, जिसने बैरियर का एक काम किया और जो बे ऑफ बंगाल जो है उसको अलग कर दिया या फिर एक वाटर बॉडी क्रिएट कर दी, ये लेक क्रिएट कर दी जिसे हम लोग चिलिका लेक के नाम से जानते हैं, समझते हैं। क्लियर है आपको यहां पर ये वाली बात है? तो ये इस प्रकार से ये लेक बनी, और इसको थ्योरी में भी अगर आप समझोगे तो इसने क्या किया, इसने समुद्र के पानी को जो है वो वापस उस गड्ढे में जो है वो डाल दिया, यानी कि ये जो सेडिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा टाइप का जो है वो क्रिएट कर दिया, बना दिया। या फिर जो आप देखेंगे ओडिशा का बिल्कुल जो कोस्टल जो एरिया था उसके सामने एक लैंडफॉर्म क्रिएट कर दिया, जैसा मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी, राइट, ये लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट कर दिया, राइट, चिलिका लेक के सामने इन सेडिमेंट्स ने। तो उससे क्या हुआ, उससे ये जो मेन जो समुद्र का जो पानी है वो फिर यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। कहां पर? चिलिका लेक में रिवर्स हुआ पानी, क्योंकि टाइड्स वगैरह आती है तो पानी जो है वो चल के उस तरफ जाता है, तो इसलिए तो यहां पर इतना ज्यादा ब्रैकिश वाटर, खारा पानी हम लोग को देखने को मिलता है। और लेक के अंदर खारा पानी कहां से आएगा? स्वाभाविक सी बात है, खारा पानी तो सिर्फ समुद्र में है, तो समुद्र का ही तो पानी लेक में आएगा ना। तो यही वाली चीज थी, इसीलिए ये इसे खारा पानी कहा जाता है, या फिर इस लेक को सबसे बड़ी एशिया की खारे पानी की लेक जो है, झील जो है वो इस लेक को कहा जाता है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ एशिया, राइट। क्लियर है आपको यहां पर बात है? तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और बाकी हिस्टोरिकल एविडेंसेस की भी अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें, ऐतिहासिक साक्ष्य की अगर हम लोग चर्चा करें, तो एक हम लोग को ग्रीक जोग्राफर देखने को मिले थे जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलेमी। क्लॉडियस टॉलेमी 150 सीई के समय पर थे ये। इन्होंने पालूर को डिस्क्राइब किया था एक इंपॉर्टेंट पोर्ट कलिंग के, यानी कि एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है कलिंग का, वो है पालूर। तो क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है कि पालूर क्या है, तो कलिंग का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हमें देखने को मिलता था, राइट। और साथ ही साथ इन्होंने इसको रेफर किया था पल्लोरा से, जो कि चिलिका के पास था। तो चिलिका के ही पास एक कलिंग का पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, जिसका नाम था पालूर या पल्लोरा, राइट। और इवन इस पर्टिकुलर लेक का जिक्र जो है वो चाइनीज पिलग्रिम, चीनी तीर्थयात्री जुआनजैंग, जो कि 7th सेंचुरी सीई के समय पर यहां पे था, इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन किया था ची ली तालो चिंग, राइट। ये इसका मतलब था फ्लरिशिंग पोर्ट के तौर पर इसको कहा गया था, मतलब कि फ्लरिशिंग पोर्ट यानी कि समृद्धिशाली बंदरगाह, तो इसका इन्होंने जिक्र किया था। और ये जो बंदरगाह जो था वो अगेन चिलिका लेक के पास ही हम लोग को देखने को मिला था, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्राह्मण पुराण की, तो 10th सेंचुरी सीई के आसपास, 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास ब्राह्मण पुराण में चिलिका लेक का जिक्र था। कहा था कि चिलिका लेक एक इंपॉर्टेंट सेंटर है ट्रेड और कॉमर्स का, वाणिज्य और व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था चिलिका लेक, राइट। और यहाँ पर शिप्स जो थी, यानी कि यहाँ से इस लेक के पास से शिप्स जो थी वो जावा, मलाया और सिलोन पर जाती थी व्यापार करने के लिए। और एक फेमस संस्कृत पोएट, सभी लोग आप इनके बारे में जानते हैं, कालिदास, इन्होंने भी किंग ऑफ कलिंग, संस्कृति कवि कालिदास ने कलिंग के राजा का
माधोधिपति या सागर का भगवान के रूप में वर्णन भी किया था। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कुछ और डिटेल्स देखते हैं चिलिका लेक से रिलेटेड। तो आपको ध्यान में रखना है कि चिलिका लेक 64 किलोमीटर लंबी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में और 13.5 किलोमीटर वाइड यानी कि चौड़ी हम लोग को ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलती है चिलिका लेक। और समुद्र से ये कनेक्ट होती है चिलिका लेक किसके पास? सतपाड़ा के पास। सतपाड़ा क्या है? तो मैंने भी आपको मैप में भी दिखाया था। सतपाड़ा जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ये आइलैंड्स, सतपाड़ा आइलैंड, राइट। तो वहां पर ही ये हम लोग को देखने को मिलती है कि लेक जो है वो समुद्र से कनेक्ट करती है। और कनेक्टिंग चैनल जो है यहां पर हम लोग को शोआल्स, सैंड स्पिट्स और सैंड बार्स देखने को मिलते हैं। अब ये ज्योग्राफिक टर्म है, ये सैंड बार्स, शोआल्स और सैंड स्पिट्स। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। शोआल, विकिपीडिया से शोआल की डेफिनेशन देखते हैं तो ओशियनोग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में और अर्थ साइंस में शोआल एक नेचुरल सबमर्ज रिज बैंक या बार को कहते हैं जिसमें जो रहती हैं चीजें वो सैंड यानी कि रेती हो गई या दूसरे मटेरियल जैसे कि गिट्टी, पत्थर, छोटे कंकड़ वगैरह, राइट, रहते हैं और वो समुद्र के सरफेस तक हम लोग को नजर आते हैं। जैसे कि अगर आप फोटो पर गौर फरमाएंगे तो आपको बाकायदा चीज जो दिखाई देगी, जैसे कि आप पानी के बीच में एक रेती देख रहे हो आप, राइट, रेत देख रहे हो आप पानी के बीच में एकदम से। तो ऐसा इस प्रकार का जब मटेरियल जब इकट्ठा हो जाता है पानी के पास तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? शोआल। तो इस चीज को शोआल जो है वो कहा जाता है, ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा स्पिट की बात करें, स्पिट, तो स्पिट या सैंड स्पिट ये डिपोजिशन बार हम लोग को देखने को मिलता है या बीच लैंडफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है कोस्ट के बाद या लेक के शोर्स पर। तो होता कुछ नहीं है, स्पिट्स में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मतलब लैंडफॉर्म जो है रेत के कारण लैंडफॉर्म जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है यानी कि बढ़ जाता है, राइट। आगे समुद्र की तरफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि रेत है, अगर रेत जो है वो धीरे धीरे करके समुद्र की तरफ जाती जाए तो वो क्या करेगी? धीरे धीरे करके लैंडफॉर्म को, या फिर आप कह सकते हो बीच, जिसमें आप जैसे आप कभी बीच में गए होगे गोवा की बीच में या मुंबई के बीचेस वगैरह में आप गए होगे विजिट करने, तो आपने देखा होगा कि जो रेत जो होती है ना बीच में, अगर वो रेत धीरे धीरे करके समुद्र के पानी की तरफ आगे जाए और इकट्ठा होती जाए तो वो क्या कर रही है? लैंडफॉर्म को बढ़ा रही है। तो ये वाली जो चीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिट या लैंडफॉर्म। इसके अलावा अगर हम बात करें सैंड बार्स की, राइट, तो सैंड बार में 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो सैंड से बनती है सैंड बार यानी कि रेत से बनती है या गिट्टी वगैरह, सिल्ट वगैरह से बन जाती है, मिट्टी वगैरह से, राइट। और वेव के एक्शन के कारण और करंट्स के एक्शन के कारण ये होती है। जैसे कि वेव्स आ रही है ना, टाइड्स वगैरह आ रही हैं, तो टाइड्स क्या करती है? कई बार जैसे आप बीच पे खड़े हो, आप बीच में, जब बीच में आप खड़े रहते हो तो आपके पैर जो है वो टाइड से भीगते हैं और टाइड जो है वो फिर वापस समुद्र की तरफ जाती है। तो वो क्या करती है? कई बार अपने साथ रेत को जो है वो लेकर जाती है और धीरे धीरे करके ये रेत का फॉर्म जो है वो क्रिएट करने लगती है, राइट। और बार बार जब ये रेत टकराती है तो वो क्या 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 मतलब यानी कि रेत से ही जब बार बार ये टाइड जब टकराती हैं तब क्या होती है? वो एक जैसा यूनिफॉर्म शेप जो है वो क्रिएट कर लेती हैं या फिर एक लाइन जो है वो बना देती हैं, राइट, इस प्रकार की। और स्ट्रेट लाइन जो है ये बनती है इसकी, राइट, क्योंकि किसी भी जगह पर जब बार बार टाइड आकर जब टकराएगी एक जगह पर, जैसे कि आप सोचो कि एक कोई जगह है वहां पर टाइड बार बार आकर उसी जगह पर कंटिन्यूअसली टकरा रही है, तब क्या होगी? उस जगह को वो बिल्कुल सकरा कर देगी, सटा देगी उस जगह को, और वो क्या करेगी? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जो है वो क्रिएट कर देगी, जैसा कि आप ये फोटो में देख रहे हो, सिंगल स्ट्रेट लाइन टाइप की हम लोग को देखने को मिल रही है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं कि स्केल स्ट्रेट लाइन बना दी, अब वो तो नेचुरल फिनोमेना है, उसमें हल्का फुल्का डेविएशन तो देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा लगून के बारे में भी थोड़ा सा आप समझ लो कि लगून जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो कुछ नहीं होती, सिंपल सी लगून एक शैलो बॉडी होती है वाटर की, जो कि लार्जर बॉडी ऑफ वाटर से सेपरेट हो जाती है। तो अभी चिलिका लेक क्या है? चिलिका लेक एक लगून भी है, क्योंकि लार्जर बॉडी जो है बे ऑफ बंगाल जो है उससे सेपरेट होकर ये बनी है, तो इसको एक लगून भी कहते हो आप। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लगून क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर लार्जर बॉडी से जब एक छोटी बॉडी, शैलो बॉडी तो वो अगर बन जाती है, राइट, जैसे बे ऑफ बंगाल से ये चिलिका लेक बनी, तो चिलिका लेक क्या है? एक लगून हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये भी चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। इसके अलावा सतपाड़ा क्या है? तो सतपाड़ा की लोकेशन भी ध्यान में रखना, कभी कभी ये लोकेशन पूछ ली जा सकती है सतपाड़ा की, सतपाड़ा क्या है, राइट। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि ये हम लोग को चिलिका लेक पर छोटे छोटे आइलैंड्स जो देखने को मिलते हैं उनमें से एक जो है वो है सतपाड़ा। इसके अलावा नलबाना बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि नलबाना बर्ड सेंचुरी जो है वो कहां पर लोकेटेड है, तो इसकी भी लोकेशन आपको पता होनी। चिलिका लेक पर है नलबाना, देखो इंद्रप्रस्थ आइलैंड जो है ना वो नलबाना है और नलबाना बर्ड सेंचुरी ये हमें देखने को मिलती है। चिलिका लेक पे बिल्कुल बीच में आपको ये नजर आएगी, राइट, एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए काफी फेमस है ये।
ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने टर्म्स वगैरह भी जान लिए बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, राइट। और चिली का एशिया की लार्जेस्ट और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लगून है, राइट, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है ये माइग्रेटरी बर्ड्स का। काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हजारों किलोमीटर का सफर तय करके चिली का लेक पर आती हैं, राइट। और मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे चिली का लेक पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं दूसरी दूसरी देशों से। साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, साइबेरिया से आती हैं, राइट। और काफी सारी थ्रेटेंड स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की भी यहाँ पर पाई जाती हैं चिली का लेक में। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी ध्यान में रखना। 1981 में चिली का लेक को पहली इंडियन वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की डेजिग्नेट किया गया था रामसर कन्वेंशन के अंडर। तो याद रखना, क्वेश्चन ये अगर बने कि रामसर कन्वेंशन के अंडर कौन सी ऐसी निम्नलिखित ऑप्शन में से बताइए कि कौन सी ऐसे ऑप्शन को जो है वो पहला इंडियन वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का डेजिग्नेट किया गया, तो वो है चिली का लेक, ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेजर अट्रैक्शन चिली का लेक में इरावाडी डॉल्फिन का, यहाँ पर आपको बहुत सारी इरावाडी डॉल्फिन जो है वो नजर आएंगी। ये सतपाड़ा आइलैंड के पास में। तो सतपाड़ा आइलैंड कहाँ पर है वो मैंने आपको इसलिए पहले उसकी लोकेशन बता दी। इसके अलावा नलबाना आइलैंड या नलबाना बर्ड सेंचुरी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। फॉरेस्ट ऑफ रीड्स के नाम से इसे जाना जाता है। ये 16 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसका हमें देखने को मिलता है, राइट। और इसे एक बर्ड सेंचुरी 1987 में डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पर नलबाना आइलैंड भी है। इंद्रप्रस्थ आइलैंड की बात जो मैंने आपसे करी थी ना, तो वो यही है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, कालीजई मंदिर, राइट। तो ये भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी चिली का लेक के आइलैंड पर ये मंदिर भी लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चिली का लेक से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान में रखने। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ आज एक ही टॉपिक है, अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर आरक्षण को लेकर जो कानून है, इस पर आप लोग को पता होगा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर में 75% एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी हरियाणा के लोकलाइट्स को। और ये कानून जो है वो हरियाणा के अंदर 1 मई से लागू हो रहा है। तो इसको लेकर ये टॉपिक रिपीट हुआ है। इस टॉपिक को मैं आप लोग को डिटेल में कवर करा चुका हूं 7 और 8 मार्च 2021 के लेक्चर में। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, या नए स्टूडेंट जो भी हैं जो अभी अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने लेक्चर्स को फॉलो करना, 7 और 8 मार्च 2021 के लेक्चर, ये देखो ये अलग अलग डेट का लेक्चर नहीं है, मंडे वाला दिन था इसलिए संडे और मंडे दोनों की न्यूज कवर की गई। तो 7 और 8 मार्च 2021 आप यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखिएगा, या फिर अपना जो चैनल है करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस, इसके आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे चले जाइए या फिर वीडियो सेक्शन पे चले जाइए। 7 और 8 मार्च 2021 के लेक्चर में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 काफी डिटेल में मैंने आप लोग को कवर कराया हुआ है। इसको जरूर कवर कीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया है आज ही के आज इसको अपनी मैगजीन से रिवाइज कर लीजिएगा। अब अगेन एक और रिपीटेड टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। ईरान न्यूक्लियर डील की यहाँ पर बात हो रही है। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान जो है वो दोबारा से नेगोशिएट करने वाले हैं। आपको पता है कि नए जो प्रेसिडेंट आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी कि वो ईरान के साथ जो है वो अपनी डील को दोबारा से रिज्यूम करेंगे, ईरान न्यूक्लियर डील पर बात करेंगे। तो अभी ये चीज हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में नेगोशिएशन हो रहे हैं। दोनों कंट्री जो है वो वापस से ईरान न्यूक्लियर डील प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू करने वाली हैं। 3 साल हो गए हैं बात को, जब डोनाल्ड ट्रंप जब थे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, तो 3 साल पहले उन्होंने मतलब इस डील से बाहर हो गए थे, राइट, ईरान न्यूक्लियर डील से। पूरा मुद्दा ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर क्या था, तो 13 सितंबर को मैंने कवर कराया हुआ है। इस पूरे मुद्दे को जो है वो आप अच्छे से कवर करके रखिए। अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू उसके बारे में दे देता हूं। तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर्टिकुलर ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गए थे डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने बेसिकली ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि पूरे दुनिया में जो भी कंट्री ईरान के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड करेगी, यूनाइटेड स्टेट्स उस कंट्री का भी दुश्मन बन जाएगा। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स उस कंट्री के ऊपर भी सैंक्शन लगा देगा। मतलब कि टोटली ईरान को जो है वो आइसोलेट करने की बात कर दी थी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। मतलब कि आपको पता होगा कि कोई भी कंट्री अगर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ अगर अपने ट्रेड नहीं करती है, फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल रिलेशंस अगर सेट नहीं करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो कंट्री है उसकी कमाई नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली ईरान की जो कमाई है, इनकम जो है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया था एक प्रकार का डोनाल्ड ट्रंप ने। सभी कंट्रीज को बोल दिया था कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार की ट्रेड नहीं करनी है। जीरो ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी थी ईरान के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो ईरान को इस बात से गुस्सा आया। ईरान ने बोला कि मैं तो अपने यूरेनियम को जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट को इंटेंसिफाई करूंगा,
सेंट्रीफ्यूग्स को बिल्डअप करूंगा, यानी कि कुल मिलाकर न्यूक्लियर की तैयारी कर रहा था ये। अब ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जब ये बनाएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन अगर करवाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम सभी लोग जानते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ही बनाएगा, मिलिट्री पर्पस के लिए ही यूरानियम को एनरिच करेगा। ये बात हम सभी जानते हैं। बट ईरान ने ये चीज बोली थी ऑफिशियल नोट पर कि ये सिविलियन के डेवलपमेंट के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्डअप कर रहा है, ना कि मिलिट्री पर्पस के लिए। बट ऐसा कुछ था नहीं, पूरे दुनिया को भी डर था। वो प्लानिंग यही कर रहा था कि कल को अगर यूनाइटेड स्टेट्स और इसकी जंग छिड़ती है तो ईरान के पास न्यूक्लियर पावर हो, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हो अच्छे खासे, जिससे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को डरा सके और इवन फायर भी कर सके अगर वक्त ऐसा पड़े तो, राइट। तो ये चीज, ये सोच के साथ जो है वो इसने अपने यूरानियम को शुरू कर दिया, यूरानियम एनरिचमेंट को। तो इससे क्या हुआ, इससे बड़ा इशू जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिएट होना हो गया, एक टेंशन क्रिएट होना शुरू हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट्स की जो फ्रेंड कंट्री थी और वेस्ट एशिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो थे, राइट, तो उनको भी थोड़ा सा जो है वो इशू होना शुरू हो गया। क्योंकि देखो यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंट्रीज है, जैसे कि इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, अलाई कंट्री की अगर हम बात करें, फ्रेंडली कंट्री की अगर हम बात करें, तो इंडिया भी उसकी फ्रेंडली कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स की। तो हम लोग को भी जो है वो काफी तकलीफ हो रही थी। कैसी तकलीफ, जैसे कि हम लोगों ने छाबर पोर्ट बनाया हुआ है, कहां पर, ईरान के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर चाइना ने जो ग्वादर पोर्ट बनाया है, उसको काउंटर करने के लिए हमने ईरान में छाबर पोर्ट बनाया हुआ है। छाबर पोर्ट के बारे में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, आपको शायद याद आ रहा होगा। तो हमने डिस्कस किया हुआ था, वहां पे हमारा पोर्ट हम लोग बनाए हैं, राइट, जिससे कि हम लोग सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में ट्रेड कर सकें, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर पर्पज से हमने ईरान में पोर्ट बनाया था, राइट, बंदरगाह बनाया था। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, तो हम लोग को भी इशू आ रहा था। हम लोग का जो प्रोजेक्ट था ईरान के अंदर वो बंद हो गया था। ईरान के साथ हमारी डील में काफी तकलीफें आ रही थी। हम लोग को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है वो बार बार नेगोशिएट करना पड़ रहा था ईरान के साथ डील करने के लिए। ऐसे ही जैसी प्रॉब्लम हमने फेस करी, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स की जो अलाय कंट्रीज थी, उन्होंने भी ये प्रॉब्लम सेम फेस करी। क्योंकि काफी सारी कंट्रीज ईरान के साथ वेरियस ट्रेड करती है। बट यूनाइटेड स्टेट्स ने जब इस प्रकार का सैंक्शन इंपोज किया, और ऑब्वियस सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर कंट्री, उसके अगेंस्ट भी एकदम से नहीं जाया जा सकता किसी कंट्री, यानी कि एकदम से नहीं जा सकती कोई भी कंट्री। अगर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उस कंट्री का भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है, राइट। तो सभी डर रहे थे और सभी के अंदर ही अंदर टेंशन हो रही थी कि अरे यार ये क्या कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स। सभी परेशान थे यूनाइटेड स्टेट्स की इस हरकत के कारण। बट अब जो है वो नेगोशिएशन हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग कि आगे क्या, किस प्रकार की डील जो है वो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है, तब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूं, उसके जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। बेसिकली 2013 और 2015 में ईरान और P5+1 कंट्री, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि P5+1 कंट्रीज कौन सी हैं? चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, राइट। तो P5+1 के अंदर आती है। तो इसमें डील हुई सभी कंट्री की ईरान के साथ, P5+1 की ईरान के साथ डील हुई कि ईरान किसी भी प्रकार से यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। उसके ऊपर लिमिट लगा दी थी कि आप जो है वो यूरेनियम एनरिच नहीं करोगे। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड को कहीं ना कहीं टेंशन थी, पूरी दुनिया भर को टेंशन थी कि ईरान जो है वो जिस तेजी से यूरेनियम एनरिच कर रहा है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और कोई भी कंट्री नहीं चाह रही थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए। तो इसलिए इस प्रकार का बेसिकली ईरान के ऊपर जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील करके उसके लिमिट किया कि वो किसी प्रकार से यूरेनियम का, हैवी वाटर का एनरिचमेंट नहीं करेगा, सेंट्रीफ्यूग्स को स्टोर नहीं करेगा। तो ये सब चीजें थी जिसमें तेहरान जो है, यानी कि ईरान जो है वो एग्री हुआ था। और आज की डेट में कंसर्न वाली बात यह है कि जनवरी 2020 में ड्रोन स्ट्राइक जब हुई थी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो ईरान की है, उसके कमांडर जनरल कासिम सुलेमान, राइट, तो ईरान के ये जनरल थे कासिम सुलेमान, तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स के एक ड्रोन ने जो है वो निपटा दिया था, राइट। एयर स्ट्राइक कर दी थी, ड्रोन स्ट्राइक कर दी थी और इसको मार दिया था, राइट। उसके बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में और ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई, राइट। और ईरान ने अनाउंस कर दिया कि वो अब ये जो ईरान न्यूक्लियर डील जो है तो उसको फॉलो नहीं करेगा। और फिर जैसे ये डील कैंसिल हुई, राइट, तो दोनों कंट्री, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स तो बाहर ही हो गया था इस डील से, फिर ईरान ने ये बोला कि ईरान भी यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा। तो ईरान बिल्कुल जैसा कि नॉर्थ कोरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, वैसा उसी की तरह ही
वो अंदर ही अंदर जो है वो सभी को डर, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, किस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स बन रहा है, किसी को आइडिया नहीं है। तो वैसे ही हो रहा था ईरान के अंदर भी, कि ईरान क्या कर रहा है यूरेनियम इनरिच करके, किसी को कोई आइडिया नहीं, किसी के पास कोई खबर नहीं। तो ये बड़ा एक इशू हो गया था, और इंस्टेबिलिटी हम लोग को यहाँ पर इस क्षेत्र पर, इस रीजन पर देखने को मिली थी। अब देखो, ये जो डील हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में, इससे हमें क्या फायदा होगा? तो हमें ये फायदा होगा, ये वाला पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमें ये फायदा होगा कि हमारा जो छाबर पोर्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, बंदार अब्बास पोर्ट जो ईरान के अंदर है, तो वो वापस शुरू हो जाएंगे, और ईरान के अंदर वेरियस जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वो शुरू हो जाएंगे, राइट। और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये डील है, राइट। चाइनीज का प्रेजेंस जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में जो है, उसे हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकेंगे, काउंटर कर सकेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की इस डील के बाद, क्योंकि माहौल रिलैक्स हो जाएगा। किसी प्रकार का सैंक्शन जो है वो नहीं होगा ईरान के ऊपर और ऑल ओवर द वर्ल्ड के ऊपर, कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ अगर डील करती है तो ऐसा नहीं होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स उस कंट्री के साथ जो है वो मतलब उस कंट्री के खिलाफ भी सैंक्शन इम्पोज कर देगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की जो डील है वो इंडिया को चीप ईरानियन ऑयल जो है वो प्रोक्योर करने में मदद करेगी। आपको पता होगा इसकी, ईरान से जो हम लोग तेल, जो क्रूड ऑयल मंगवाते हैं ना, तो आपको पता होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग डॉलर्स पर ट्रेड करते हैं, राइट। हम लोग डॉलर जो है वो भेजते हैं फॉरेन कंट्री को, और फॉरेन कंट्री हमें प्रोडक्ट भेजती है। बट ईरान के साथ हमारी डील हमारी खुद की करेंसी के ऊपर है। हम लोग अपने रुपीज को भेजते हैं ईरान को, और ईरान हमें क्रूड ऑयल बेचता है। तो इससे बेहतरीन बात और क्या है, राइट। ईरान के साथ इस प्रकार का ट्रेड है हमारा क्रूड ऑयल पे, राइट। तो काफी सस्ता, और इवन सस्ते रेट में ईरान हमें क्रूड ऑयल भी प्रोवाइड करा देता है। तो ये भी एक बेहतरीन चीज है एनर्जी के मामले में, और एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, राइट। जैसे कि हमारे जो रिलेशन है ईरान के साथ वो नॉर्मल हो जाएंगे, राइट, इशू नहीं आएगा। तो ये वाली चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, बट मैं चाहूंगा कि 13 सितंबर को जो टॉपिक मैंने आपका कवर कराया हुआ है ईरान न्यूक्लियर डील का, तो उसको भी आप एक बार कवर कर लें। गाइस, अब बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो WEF आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो रिपोर्ट में भारत संबंधी निष्कर्ष क्या है, तो इसकी हम लोग बात करें तो समग्र प्रदर्शन, ओवरऑल रैंकिंग, तो भारत की स्थिति 28 स्थान नीचे पहुंच गई है। इंडिया जो है वो 28 प्लेसेस नीचे चली गई है। इंडिया की अब रैंक 140 हुई है 156 कंट्री में से। 156 देशों में इंडिया की रैंक 140 हम लोग को देखने को मिल रही है। और इंडिया के नेबर्स की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इंडिया आज की डेट में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर है साउथ एशिया में। इंडिया बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार से भी पीछे बताई जा रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अंदर। और इसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम लोग बात करें, राजनीतिक सशक्तिकरण की हम लोग बात करें, तो इंडिया का डिक्लाइन इसमें हम लोग को देखने को मिला है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स में, राइट। 13.5 परसेंटेज पॉइंट से। और एजुकेशन अटेनमेंट के मामले में, शिक्षा प्राप्ति के मामले में इंडिया की रैंक 114 है। और बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा सूचकांक, हेल्थ और सर्वाइवल इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग भी वर्स्ट बताई जा रही है, जिसमें सेक्स रेशियो भी इंक्लूडेड है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन भी इंक्लूडेड है, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को शामिल किया गया है, किया जाता है जिसमें, राइट। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो महिला जो हैं उनको, आप सभी लोग जानते हैं कि ऑफिसेस वगैरह में, वर्क प्लेसेस वगैरह में महिलाओं को जो है वो मतलब सेम पोस्ट के लिए सेम सैलरी नहीं दी जाती। जैसे कि एक पोस्ट है जिसमें एक पुरुष को रखा है और एक महिला को रखा है सेम पोस्ट पे, बट पुरुष की सैलरी ज़्यादा होगी, महिला की नहीं होगी। तो ये भी एक इशू हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलता है। और एस्टिमेटेड अर्नड इनकम जो हमारे महिलाएं की है, तो महिलाओं की अनुमानित उपार्जित आय जो हमें देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, वो 1/5 है मेन के मुकाबले, 1/5, राइट। जो कि हमारी कंट्री को इस इंडिकेटर पर पूरे दुनिया भर में 10 पोजीशन पर लेके आ देती है। यानी कि मतलब निचले 10 देशों में जो है वो हमारी कंट्री हमें इस इंडिकेटर के तौर पर हमें देखने को मिलती है। और आइसलैंड को अगर पूरे दुनिया भर की बात करें रैंकिंग की,
तो 12वीं बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि आइसलैंड जो है वो जेंडर इक्वल कंट्री है पूरे दुनिया भर में। तो जेंडर इक्वलिटी के मामले में आइसलैंड हमें देखने को मिलती है। और टॉप 10 जेंडर इक्वल कंट्रीज जो है वो है फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्वीडन, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और काफी सारी कंट्री जो है गाइज इस साल की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले उनकी जो रैंकिंग आई है, उनका जो परफॉर्मेंस आया है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, वो काफी ज्यादा वर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफी खराब प्रदर्शन उनका हमें देखने को मिल रहा है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में जेंडर गैप जो है वो सबसे ज्यादा है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल फील्ड में मात्र 26.1% का बताया जा रहा है, राइट। यानी कि 35,500 पार्लियामेंट की सीट्स और मात्र 22.6% जो है वो टोटल 3400 मिनिस्टर्स जो पूरे दुनिया भर में है उसमें महिलाओं की बताई जा रही है। यानी कि मात्र आप ये चीज कह सकते हो कि 25 से या फिर 20 से लेकर 25-26% तक ही वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हम लोग को पॉलिटिकल फील्ड में जो है वो देखने को मिलता है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और 81 कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि वहां पर एक भी वुमेन हेड ऑफ स्टेट, एक भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी है या राष्ट्र अध्यक्ष नहीं बनी है, एक भी महिला 81 कंट्रीज की, राइट। 15 जनवरी 2021 में या फिर 21 तक। तो ये चीज यहां पर बताई गई। और बांग्लादेश एक लौती ऐसी कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है जहां पर बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनको हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन मिली है। राष्ट्र अध्यक्ष की पोजीशन बांग्लादेश में बहुत सारी महिलाओं को मिली है पिछले 50 सालों में। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे इंडिया के नेबर्स का। तो आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में, क्योंकि ये सब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस फैक्ट्स को अगर आप उपयोग करेंगे मेंस में तो आपका मेंस का आंसर जो है वो काफी क्वालिटी वाला बनता है, राइट, काफी अच्छा बनता है। और कंट्रीज जहां पर सबसे ज्यादा जेंडर गैप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में है उसमें दुखद की बात है कि हमारा इंडिया भी शामिल है। तो ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक और अफगानिस्तान बताया जा रहा है। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में भी। तो पहली बार ये रिपोर्ट 2006 में पब्लिश हुई थी। 156 कंट्रीज इसमें हमें देखने को मिलती है जहां पर फोकस किया जाता है 4 डायमेंशन पर, जेंडर पैरिटी पर, मतलब कि उस कंट्री के अंदर मेल और फीमेल के बीच में कितना गैप है, तो उसको बेसिकली 4 डायमेंशन के आधार पर चेक किया जाता है, देखा जाता है। जैसे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, एक महिला को और पुरुष को कितनी इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना इक्वल मिल रहा है, एजुकेशन के मामले में कितनी इक्वालिटी है, हेल्थ और सर्वाइवल के मामले में कितनी इक्वालिटी है, पॉलिटिक्स की फील्ड में कितनी इक्वालिटी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, राइट। और हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर जो होता है वो 1 होता है जो कि इक्वलिटी को दर्शाता है इस इंडेक्स में। और लोएस्ट पॉसिबल स्कोर जो होता है वो 0 होता है जो कि इनइक्वालिटी को दर्शाता है। तो 0 और 1 का स्कोर यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो 0 का स्कोर यानी कि इनइक्वालिटी, जो भी कंट्री जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में कंट्री को जो है वो स्कोर कंट्री का बताया जाता है। तो 0 की तरफ अगर कोई कंट्री यानी कि ज्यादा 0 की तरफ होगी तो वो वहां पर इनइक्वालिटी यानी कि मेल और फीमेल में ज्यादा गैप है। और जिस कंट्री का स्कोर जो है वो 1 के नजदीक होगा तो वो वाली जो कंट्री होगी वहां पर जेंडर गैप काफी कम है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। गाइस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक एम्प्लॉयर रिजेक्ट कर सकता है एक कैंडिडेट को अगर वो कैंडिडेट किसी सीरियस क्राइम से बरी हुआ है तो भी। ये क्या बात हुई? आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? एक अगर व्यक्ति किसी सीरियस क्राइम से बरी हुआ है यानी कि एक व्यक्ति उसके ऊपर आरोप लगे हैं, किसी गंभीर जो है वो मतलब क्राइम उसने किया है और उस क्राइम के उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं और उस व्यक्ति को अगर बरी कर दिया, राइट, यानी कि उस व्यक्ति को जो है वो अगर छोड़ दिया तो भी एक पब्लिक एम्प्लॉयर उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को अनसूटेबल डिक्लेयर करते हुए उसे पोस्ट नहीं देगा या फिर उसे जॉब नहीं प्रोवाइड कराएगा। अब आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आएगा, सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति जो है वो अगर बरी हो गया है, वो छूट गया है उस केस से, तो भी एक पब्लिक एम्प्लॉयर उस कैंडिडेट को जो है वो क्यों जॉब नहीं प्रोवाइड कराएगा, क्यों उसको पोस्ट ऑफर नहीं करेगा? तो उसकी वजह यह है गाइस कि कोर्ट ने ये कहा है कि 2 चीजें होती हैं, एक तो बरी कर देना सबूत ना मिलने के कारण, और दूसरी जो चीज होती है एक सम्मान के साथ बरी करना, जब सभी सबूत जो होते हैं वो विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जैसे कई केस होते हैं, एक केस जो हुआ था उसी पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चर्चा करी थी। तो ये केस जो था वो राजस्थान का था, जिसमें ध्यान से सुनना,
जिसमें गवाहों के मुकर जाने से वर्ष 2009 में एक व्यक्ति को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है। गवाह मुकर गए थे, राइट, तब उस व्यक्ति को बरी किया गया, राइट। पहले मतलब गवाह मुकर गए थे, मतलब कि जो विटनेस जो थे उन्होंने पहले जो है वो बोला कि हाँ उन्होंने देखा इस व्यक्ति को, और अब विटनेस जो है वो मुकर गए, राइट, उन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लिया। ऐसा कब होता है? जब हमें ये चीज देखने को मिलती है कि कई बार जो आरोपी जो होता है, जैसे आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, क्रिमिनल जो है वो क्या करता है, वो अपनी जो गैंग होती है, उसके गैंग के मेंबर जो होते हैं उसको बताता है और उसको बोलता है कि इनको टॉर्चर करो, जिससे कि ये केस से पीछे छूट हो जाए, ये जो हम जैसा बोल रहे हैं स्टेटमेंट वैसा स्टेटमेंट दें या मुकर जाए। ऐसा होता है ना कई बार। तो कई बार जो गंभीर केसेस में जो आरोपी जो होते हैं वो इस प्रकार की हरकत करते हैं और इस प्रकार की हरकत करने के बाद छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं कोर्ट से, राइट, यानी कि उस मामले से उनको छोड़ दिया जाता है। और दूसरा होता है ऑनरेबली एक्यूटेड, सम्मान के साथ बरी किया जाना, जब किसी आरोपी के खिलाफ जो अभियोजन पक्ष जो है, प्रोसिक्यूशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसके द्वारा पेश किए गए साक्ष्य सबूत वगैरह आरोपी पर लगाए गए आरोप को साबित करने में पूर्णतः विफल रहते हैं, जब सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जो है वो लगाया, मतलब यानी कि आरोप लगाया और उसके एविडेंसेस दिखाए, बट उसके एविडेंसेस जो है वो मैच नहीं हो रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के आरोप के साथ, राइट। तब सामने वाले व्यक्ति ने, मतलब कि सीधी सीधी बात है, अगर एविडेंसेस अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो व्यक्ति जो है वो उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उसे सम्मान के साथ जो है वो बरी किया जाता है, सम्मान के साथ, ऑनरेबली एक्यूटेड इसको हम लोग कहते हैं, राइट। तो यही चीज यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करी है कि एक व्यक्ति को सम्मान के साथ बरी होना ही जरूरी जो है वो माना जाएगा, या फिर अगर कोई व्यक्ति सम्मान के साथ अगर किसी केस में, अगर सीरियस क्राइम के केस में बरी हुआ है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति अगर इन जनरल बरी हुआ है सबूत प्रॉपर ना मिलने के कारण, तो उस केस में पब्लिक एम्प्लॉयर्स जो है वो उस कैंडिडेट की एप्लीकेशन वगैरह रिजेक्ट कर सकते हैं, उस कैंडिडेट को अनसुटेबल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उस व्यक्ति ने कोई सीरियस क्राइम किया होगा और वो किसी जॉब वगैरह में इनरोल होना चाहते होंगे या फिर किसी पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, सिंपल सा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन ये, तो इस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। तो 5 साल पहले स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में प्रमोट करने के लिए कि महिला जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है वो एंटरप्रेन्योर बने, तो उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के पर्पस के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाई गई थी 5 साल पहले। अभी तक बैंक ने 25,000 करोड़ से ज्यादा और 1.14 लाख अकाउंट जो है वो सैंक्शन किए हैं बैंकों ने। वुमेन लेड एंटरप्राइजेस हम लोग को ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जिनको सैंक्शन मिले हैं, यानी कि वुमेन्स को जो है वो ज्यादा सैंक्शन मिले हैं इस स्कीम के तहत, राइट। और ये स्कीम जो है वो 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई, 2025 तक ये स्कीम अब हमें देखने को मिलेगी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो 5 अप्रैल 2016 को ये स्कीम लाई गई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, जॉब क्रिएट करने के लिए, इकोनॉमिक एम्पावर करने के लिए लोगों को ग्रास रूट लेवल पर यह स्कीम लाई गई थी। इस स्कीम के तहत जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने पर फोकस किया था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं, राइट, जो अंडर सर्व्ड सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के जो हैं, तो उनको फॉर्मल सेक्टर के साथ जो है वो जोड़ा जाए, इन्वॉल्व किया जाए फॉर्मल सेक्टर में, उनको उनके बैंक अकाउंट्स ओपन किए जाए, करंट अकाउंट्स ओपन किए जाए, कंपनी प्रोफाइल उनकी क्रिएट की जाए, राइट। तो उनको फॉर्मल तरीके से स्टैब्लिश करना। ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही था कि बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कराएं 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, एटलीस्ट एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बोरोवर को और एटलीस्ट एक वुमेन बोरोवर को हर बैंक की ब्रांच में, राइट, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए। और ऑफिस जो सिडबी और नाबार्ड का हम लोग को देखने को मिलता है उसको स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर के तौर पर डेजिग्नेट किया था, राइट, बनाया था।
और स्टैंड अप इंडिया स्कीम की एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं, तो जिन भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या महिला एंटरप्रेन्योर्स की उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर की है तो उनको इन्वॉल्व कर लिया गया। और लोन जो है इस स्कीम के तहत सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस जो है उसी के लिए, यानी कि जो भी पर्टिकुलर बोरोवर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस को सेटअप करने पर काम कर रहे हैं तो उनको जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए लोन्स में। तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, तो आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो एक जमीन है, ठीक है, खाली जमीन, इस जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनानी है, तो ऐसा जो प्रोजेक्ट होता है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है, यानी कि जीरो से स्टार्ट करने वाला प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड होता है। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है, आपको इसका एक और माला बनाना है या फिर इस बिल्डिंग को जो है वो आपको रिनोवेट करना है, या जो भी मतलब इस बिल्डिंग में आपको जो चेंजेस लेकर आना है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर या एग्जिस्टिंग, जैसे होता है ना एग्जिस्टिंग कंपनी, उसको आपने खरीद लिया, या एग्जिस्टिंग बिजनेस जिसको आप रन कर रहे हो, तो वो वाली जो चीज होती है वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वाली होती है, ब्राउन फील्ड के अंदर आती है, राइट। तो यहां पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जाता है कि जीरो से जो प्रोजेक्ट होते हैं, राइट, जैसे कि जो भी स्टार्टअप्स वगैरह जो है वो शुरू होते हैं, तो मेनली फोकस स्टार्टअप यही वही होता है ना कि जो जीरो से शुरू हो रहा है, तो उनको जो है वो प्रायोरिटी देना है। लोन्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन स्कीम के तहत तो सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और बोरोवर जो है शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन्हीं बोरोवर्स को लोन दिया जाएगा जिनकी हिस्ट्री चेक की जाएगी कि कहीं उन्होंने पहले किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई घोटाला तो नहीं कर दिया, प्रॉपर टाइम पर उन्होंने अगर लोन लिया है तो प्रॉपर टाइम पर चुकाया है कि नहीं चुकाया, राइट। तो ये सब चीजें चेक करने के बाद ही लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज जो भी होंगे ऐसे केस जो हम लोग को देखने को मिलेंगे, उसमें एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोल जो होना चाहिए वो इधर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का या वुमेन एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। यानी कि अगर पार्टनरशिप का कोई फर्म है तो उसमें यही चीज चेक की जाएगी कि उसमें 51% स्टेक जो है वो शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब या वुमेन एंटरप्रेन्योर का होना जरूरी है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब गाइस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक न्यूज में हमें क्यों देखने को मिला है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बिडेन, इनके द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 2 शीर्ष अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों बैन को हटा दिया है। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 टॉप ऑफिशियल जो आईसीसी के थे उनके ऊपर जो सैंक्शन इंपोज किया था, बैन लगाया था, उसको इन्होंने लिफ्ट कर दिया है। तो पूरा मुद्दा क्या था, तो आईसीसी द्वारा अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा कथित अपराधों की जांच की जा रही थी, किंतु ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान में की गई कार्रवाई के लिए अमेरिकियों के खिलाफ तथा फिलिस्तीनियों यानी कि पैलेस्टीन्स के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए इजराइल पर मुकदमा चलाने पर खुलेआम ट्रिब्यूनल का विरोध कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के रिलेशन जो है वो थोड़े से अच्छे हुए हैं, तो इसी चीज को देखते हुए इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली हो क्या रहा था कि आईसीसी के ऑफिशियल जो थे वो बेसिकली अफगानिस्तान और इजराइल के ऊपर जो है वो एक्शंस जो है वो इम्पोज कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान और इजराइल ने जो है वो पैलेस्टीन के अगेंस्ट जो एक्शन लिए थे तो उस पर कार्रवाई जो है वो करने की बात करी थी कि अफगानिस्तान और इजराइल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी पैलेस्टीन के अगेंस्ट एक्शन करने के लिए। तो इसी का विरोध कर रहे थे और विरोध करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बेसिकली ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शन इंपोज कर दिया था। तो ये एक इशू था, हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेन चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का टॉपिक मैंने अभी आपको रिसेंटली ही पढ़ाया हुआ है। 7 और 8 फरवरी एक ही दिन का ये टॉपिक है। आपको सिंपली 7 and 8 फरवरी 2021 सर्च करना है, राइट, अपने चैनल पर, तो आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर भी आप सर्च कर सकते हैं, और बाई चांस अगर आपको कोई लिंक वगैरह सर्च करने में कोई इशू आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप अपना टेलीग्राम का चैनल जो है और डिस्कशन ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप पोस्ट कर दीजिएगा आपका मैसेज, तो वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आईसीसी का टॉपिक मैंने डिटेल में पूरा कवर कराया हुआ है, तो आप इसको कवर कर लीजिए। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। नासा के इनसाइट लैंडर का ये टॉपिक है। मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने 2019 में ये टॉपिक कवर कराया था, बट बहुत समय हो गया, तो अभी फिर से रिपीट करता हूं इस टॉपिक को मैं। नासा का इनसाइट लैंडर ये टॉपिक 500 से भी ज्यादा क्वेक्स
क्वेक यानी कि जैसे अर्थक्वेक होता है ना, धरती पर जो भूकंप आता है, वैसे ही मार्स पर जो भूकंप आता है उसे मार्स क्वेक जो है वो कहा जाता है। तो मार्स पर क्वेक जो है यानी कि भूकंप जो है वो रिकॉर्ड किया, 500 से ज्यादा भूकंप जो है वो नासा के इनसाइट लैंडर के द्वारा रिकॉर्ड किया जा चुका है। राइट, जब से नवंबर 2018 में ये लैंड हुआ है तब से इसने 500 से ज्यादा मार्स पर भूकंप को रिकॉर्ड किया है। दो रिसेंट जो भूकंप जो थे वो मैग्नीट्यूड 3 या 3.33 या 3.1 के हमें देखने को मिले थे। और कहां पर देखने को मिले थे, तो सर्बरस फॉसा या फॉसे, सर्बरस फॉसे, तो इस क्षेत्र पर हुए थे, जो मार्स में एक क्षेत्र है सर्बरस फॉसे के नाम से। तो क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है कभी कभी, राइट, कि सर्बरस फॉसे क्या है, क्या एक नया वायरस है, क्या एक नई स्पीसीज है, राइट, ऐसा इस प्रकार से, क्या ये मार्स का एक क्षेत्र है, तो हाँ मार्स का एक क्षेत्र है, राइट, तो ये वाली चीज, तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज से पता लगा है कि मार्स में जो है वो सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, तो सिस्मिकली एक्टिव मार्स प्लैनेट है, यानी कि वहां पर भूकंप बहुत ज्यादा होते हैं। इस स्टडी से ये चीज पता लगी है। तो थोड़ी सी बात करते हैं इनसाइट मिशन के बारे में। तो इनसाइट नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का पार्ट है, पहला मिशन है जो कि मार्शियन सरफेस जैसे कि धरती का जो सरफेस होता है, ऊपर वाला एरिया जिस पर हम लोग खड़े रहते हैं, राइट, तो धरती का सरफेस है, वैसे ही मार्स का जो सरफेस है उसके नीचे इस पर्टिकुलर मिशन जो है वो ड्रिल करके चेक करता है कि मार्स के सरफेस के नीचे जो है वो क्या क्या चीजें हैं। मार्स के इंटीरियर को स्टडी करता है, उसका हीट कितना निकल रहा है उसको चेक करता है, मार्स क्वेक्स को यानी कि मार्स पर भूकंप जो आते हैं उसको चेक करता है, वहां पर किस प्रकार की भूकंप के इवेंट्स आते हैं, क्या वो सिमिलर हैं अर्थक्वेक से ही या फिर थोड़े डिफरेंट है, तो उसकी स्टडी करता है, राइट। और ये सिस्मिक वेव्स का उपयोग करता है मार्स क्वेक जनरेट करने के लिए, राइट। और ये प्लैनेट का, मार्स प्लैनेट का जो है वो डीप इंटीरियर क्या है उसका मैप बनाता है। मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि हमारी धरती के नीचे जो है वो कौन सी लेयर्स हैं, क्या क्या बेसिकली कंपोनेंट्स हमारी धरती के नीचे हमें पता है, हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर को पता है, इसके बारे में हम पढ़ते ही हैं, राइट, ज्योग्राफी में। तो वैसे ही मार्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं तो उसका पता लगाने के लिए ये मिशन नासा का हम लोग को देखने को मिलता है, इनसाइट लैंडर मिशन। और इस मिशन का क्या महत्व है, तो इस मिशन की स्टडी के थ्रू पता लगता है, अच्छी तरह से हम लोग को पता लगता है कि मार्स जो है वो किस टाइप का है, मार्स के अंदर कैसी चीजें हैं, क्या धरती की तरह ही है कि नहीं, उसके नीचे जो पत्थर हैं, चट्टान हैं, वो कैसे बने हैं, किस प्रकार के हैं, क्या मिनरल्स हैं, तो पूरी चीज ये स्टडी करता है, राइट। और बहुत ही डीप जाकर, राइट, डिटेक्ट करता है फिंगरप्रिंट्स जो होती हैं पूरी टेरेस्टेरियल प्लैनेट फॉर्मेशन की, तो उसको यानी कि कैसे बना है ये प्लैनेट, राइट, किस प्रकार से बना है, तो उस प्रक्रिया को ये देखता है, जांच करता है उस प्रक्रिया की। साथ ही साथ मेजर करता है कुछ साइंस को, राइट, साइन यानी कि सिग्नल्स वगैरह टाइप से कुछ, जैसे कि सिस्मोलॉजी, पल्सेस वगैरह को चेक करता है, राइट, टेम्परेचर को चेक करता है, राइट, रिफ्लेक्सेस को चेक करता है कि किस प्रकार से जो है वो वहां पर हम लोग को चीजें देखने को मिल रही हैं, राइट, मार्स के अंदर, तो वो सब चीजों को ये चेक करता है। और ये इस पर्टिकुलर आंसर की खोज करता है, जो कि हमेशा सभी जो मिशंस जो होते हैं किसी दूसरे प्लैनेट की जो खोज करते हैं वो यही करते हैं कि ये प्लैनेट जो है वो कैसे बना है, क्या वजह थी इस प्लैनेट को बनने की, क्या प्रोसेस के थ्रू ये पूरा प्लैनेट बना है, राइट। क्योंकि इस प्लैनेट कैसे बना है उसको हमने समझ लिया, तो धरती कैसे बनी है उसको भी समझने में काफी आसानी होगी साइंटिस्ट रिसर्चर को, उससे रिलेटेड भी काफी खोज जो है वो मिलेगी। अब गाइस डिस्कस करेंगे हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड के बारे में, जिसको HSN कोड के नाम से जाना जाता है। तो इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको HSN कोड या फिर HS कोड जिसे हम लोग कहते हैं, सिंपली HS इसे कहा जाता है या हार्मोनाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है, उसके बाद ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो HS कोड जो है वो कितने डिजिट का होता है, याद रखना 6 डिजिट का कोड होता है। सिंपल से सिंपल ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही पूछ लिया जाएगा, राइट, प्रीलिम्स के अंदर, कि कितने डिजिट का कोड होता है HS कोड या HSN कोड, तो 6 डिजिट का, राइट। इन 6 डिजिट में पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो HS चैप्टर के होते हैं, उसके अगले 2 डिजिट जो होते हैं वो HS हेडिंग के हम लोग को देखने को मिलते हैं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम की हेडिंग के देखने को मिलते हैं, और 6 डिजिट में से आखिरी 2 डिजिट जो होते हैं वो HS सब हेडिंग के हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये क्या कहानी है, HS हेडिंग, और फिर उसके बाद फिर हमने चैप्टर देखा, हेडिंग देखी, सब हेडिंग देखी, क्या है ये। तो देखो गाइस, ये
इसको डेवलप किया है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये बेसिकली कस्टम पर्पस के लिए उपयोग में लिए जाते हैं कि कौन सा सामान जो है वो कहां से आ रहा है, कहां पर जा रहा है। तो बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन के लिए ये एचएस कोड हमें देखने को मिलता है। यूनिफॉर्म इकोनॉमिक लैंग्वेज कहा जाता है इसको, गुड्स का, सामान का, राइट। जो भी सामान वगैरह जो होते हैं ना, उनमें अगर ये कोड डला रहता है तो इस कोड के थ्रू पता लग जाता है कि वो सामान एक्चुअली में है किस टाइप का, क्या है वो सामान, राइट। और इसके काफी सारे पर्पसेस हम लोग को इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर में हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को कैटेगराइज करना, प्रोडक्ट का नाम प्रोवाइड कराना। तो प्रोडक्ट का नाम जो होता है वो उस डिजिट के आधार पर जो है वो कर दिया जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है। ये सिस्टम के अंदर 5000 कमोडिटी ग्रुप्स मौजूद हैं, 5000 कमोडिटी समूह मौजूद हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिल रही है। अब इस प्रकार के प्रोडक्ट की क्या आवश्यकता, क्या सिग्निफिकेंस इसकी होती है, क्या इसका महत्व होता है। तो 200 से ज्यादा कंट्री इस सिस्टम का उपयोग करते हैं अपने कस्टम टैरिफ्स के लिए। देखो क्या होता है कि कस्टम डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग टैक्सेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, अलग अलग ड्यूटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। अब वो प्रोडक्ट जो है उस पर कितनी ड्यूटी लगेगी, इसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कोड होना चाहिए ना, नहीं तो फिर हर बार थोड़ी ना बुक लेकर कस्टम अथॉरिटीज बैठती रहेंगी। कोड स्कैन करेंगी, देखेंगी, उनको तुरंत पता लग जाएगा कि अच्छा ये कोड जो है वो इस प्रोडक्ट का है, यानी कि ये फलाना प्रोडक्ट है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर। उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे और उसके ऊपर कितनी ड्यूटीज लगेंगी उसको मार्क कर देंगे, राइट। तो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स को गैदर करने के लिए, ट्रेड पॉलिसीज को बनाने के लिए और मतलब मॉनिटरिंग गुड्स के लिए, यानी कि जो भी गुड्स, जो पैसे वगैरह के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जिसपे व्यापार वगैरह रहता है, राइट, कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो उसके लिए जो पॉलिसीज बनाना, उसके स्टैटिस्टिक्स को चेक करना, इन सब चीजों के लिए ये सिस्टम उपयोग में लिया जाता है, राइट। और ये सिस्टम किस चीज में मदद करता है? हार्मोनाइज करने में कस्टम्स और ट्रेड प्रोसीजर को, यानी कि आसान बनाने में, राइट, सरल बनाने में, तो ये मदद करता है, राइट। और इससे इंटरनेशनल ट्रेड का जो कॉस्ट है, प्राइस जो है वो भी रिड्यूस होता है। तो ये वाली चीज है गाइस इसकी, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अब मैंडेटरी कर दिया गया है जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, राइट। तो इनको अपने 6 डिजिट एचएसएन कोड को जो है वो प्रोवाइड कराना होगा 1 अप्रैल 2021 से, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई थी, इसलिए ये एचएसएन कोड का टॉपिक न्यूज में हमें देखने को मिला था। अब गाइस डिस्कस करेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 के बारे में। तो इस टॉपिक को हालांकि मैं पहले भी आप लोग को कवर करा चुका हूं। रेयर डिजीज का टॉपिक एक ऐसा है जो कई बार हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो ये रेयर डिजीज है क्या गाइस? तो इसके बारे में मैं आप लोग को समझा ही चुका हूं कि एक ऐसी डिजीज जिसे ऑर्फन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। काफी सारी ऐसी रेयर डिजीज जो होती हैं वो जेनेटिक होती हैं, मतलब कि पूरी जिंदगी भर उस इंसान के साथ ये डिजीज रहती हैं। इवन अगर उसके सिम्टम इमीडिएटली अपीयर नहीं भी होते हैं तो भी उस इंडिविजुअल को आगे चल के बीमारी हो जाती है और लाइफ लॉन्ग उसे ये बीमारी होती है, रेयर डिजीज। कुछ जो रेयर डिजीज हैं जो कि कॉमन तौर पर हम लोग को देखने को मिलती हैं, जिसमें प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, जिसके अंदर गॉशस डिजीज, मुको पॉलीसैक्रोइडोस, जो भी स्पेलिंग मतलब जिसको जैसे प्रोनाउंस करेंगे आप देख लो, राइट। तो ये वाली जो डिजीज है, मुझे पता है मैंने प्रोनाउंसिएशन बहुत ही रद्दी दिया है, बट फिर भी आप समझदार हो, समझ रहे होगे, क्योंकि ऐसी मतलब जो ऐसी जो होती है ना, कुछ ऐसे साइंस वाले या ऐसी डिजीज वगैरह के नाम जो होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं मुझे प्रोनाउंस करने के लिए। तो आप अगर साइंस बैकग्राउंड के होंगे या मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे तो आप समझ गए होंगे। और फेब्री डिजीज हो गई, और स्मॉल मॉलिक्यूल इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मैप्ले सिरप यूरिन डिजीज, ऑर्गेनिक एसिडीमियास एटसेट्रा, सिस्टिक फेब्रियोसिस और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, और काफ़ी सारे फॉर्म्स हम लोग को मस्कुलर डायस्ट्रॉफीज के और स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी के देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सब बेसिकली डिजीज जो है वो रेयर डिजीज की कैटेगरीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। और हुआ क्या है कि सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी जिसके बारे में हम लोग ने जनवरी में डिस्कस भी किया था, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021। बताया जा रहा है कि इन पर्टिकुलर बीमारियों से ग्रसित जो मरीज हैं उनके देखरेख करने वाले यानी कि केयर गिवर्स और कुछ एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कुछ संगठन ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है इस पॉलिसी से, नेशनल पॉलिसी से, जो कि रेयर डिजीजेस के लिए सरकार ने रिलीज करी है। तो पूरा मुद्दा क्या है? तो पॉलिसी ने स्पेसिफाई किया है
कि गवर्नमेंट सपोर्ट इन डिजीज के पेशेंट्स को प्रोवाइड कराना चाहिए, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड कराना चाहिए। 15 लाख से 20 लाख तक गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बट केयर गिवर्स का कहना है कि इससे एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट का रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी सारे ऐसे जो रेयर डिजीज के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, काफी महंगे होते हैं, राइट। तो इससे सामने वाले व्यक्ति का ट्रीटमेंट जो है वो हो नहीं पाएगा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई। और एडवोकेसी ग्रुप इनने एक्सप्रेस किया है कंसर्न, राइट, कि फंडिंग सपोर्ट जो है उसकी कमी है पॉलिसी के अंदर। पेशेंट्स के डायग्नोसिस के लिए भी फंडिंग सपोर्ट नहीं है, यानी कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है उसका पता लगाया जब जाता है तो उसको डायग्नोसिस कहते हैं, तो उस चीज के लिए फंडिंग नहीं की गई है, राइट। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जो होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, उसके डायग्नोसिस के लिए कोई फंडिंग नहीं है। और तो ये सब कुछ शिकायतें हैं जो कि न्यूज में हम लोग को इस पॉलिसी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। अब इस पॉलिसीज के कुछ हाइलाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो जो भी पेशेंट्स इस रेयर डिजीज के हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनको वन टाइम ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, वन टाइम ट्रीटमेंट। और पॉलिसी में ये बताया गया है कि जो भी बेनिफिशियरी यानी कि जिनको भी रेयर डिजीज है, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करेंगे तो ही उनको सपोर्ट, तो ही उनको फायदा दिया जाएगा, बल्कि हमारे देश की 40% जनता को इस पर्टिकुलर पॉलिसी से फायदा मिलेगा, राइट। और जो कि 23 नॉर्म्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू एलिजिबल रहते हैं, यानी कि इस योजना के थ्रू के जो 23 नॉर्म्स है उसमें अगर वो एलिजिबल हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए सरकार जो है वो प्रोवाइड कराएगी फैसिलिटी वगैरह, और गवर्नमेंट टर्शरी हॉस्पिटल्स में ही उनको जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा नीति के तहत जो रेयर डिजीज है उनको 3 कैटेगरी में जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है। एक पहली कैटेगरी एक बार के उपचार की जरूरत वाली बीमारियां, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें वन टाइम ट्रीटमेंट होता है। दूसरी जो होती है जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है और सस्ते उपचार जिसमें होते हैं, यानी कि कम कॉस्ट जो है वो लगता है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है बट उसका जो कॉस्ट होता है ट्रीटमेंट का वो काफी महंगा होता है, राइट। तो ये इस प्रकार से कैटेगराइज किया हुआ है इस पॉलिसी के अंदर। तो ये पॉलिसी की बात करी हमने जिसके बारे में आप लोग को एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। और रेयर डिजीज का टॉपिक एक ऐसा है जो लगातार न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे संकल्प से सिद्धि के बारे में। तो देखिए गाइस, बताया जा रहा है कि ये एक विलेज और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसे ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा शुरू किया गया गांव एवं डिजिटल कनेक्ट अभियान है ये, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको शुरू किया है। 100 डेज की ड्राइव हम लोग को ये देखने को मिल रही है, यानी कि ये मुहिम जो है वो 100 दिन की है, जिसे 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया है। इस इनिशिएटिव में 150 टीम्स हम लोग को देखने को मिलेगी जो 10 गांव को विजिट करेंगी, राइट। और बताया जा रहा है कि हर 10 गांव में जो टीम जो जाएंगी वो, जिसमें ट्राइफेड और स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज जो होंगे उनके मेंबर जो वो हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। मेन एम इस इनिशिएटिव का यही है कि वनधन विकास केंद्र जो, मतलब जिन भी गांव में ये टीम जाएगी उन गांव में वनधन विकास केंद्र को एक्टिवेट करेगी। तो ये इसका मेन फोकस है। तो देखिए, वनधन विकास केंद्र के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में कई बार पढ़ा चुका हूं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर वनधन विकास केंद्र के बारे में लिखकर बताएंगे कि ये है क्या। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज वनधन विकास केंद्र, तो आप लिखकर बताइए इसका आंसर, राइट, कि वनधन विकास केंद्र के बारे में। तो ओडिशा सरकार ने प्रपोजल रखा है ओडिशा के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि महेंद्रगिरी में तैयार किया जाएगा। तो ये चीज ओडिशा सरकार की हमें देखने को मिल रही है। इन्होंने प्रपोजल रखा है कि दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ओडिशा के सदर्न पार्ट पे, साउथ एरिया पे महेंद्रगिरी में, महेंद्रगिरी जो कि एक हिल इकोसिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, तो उसको जो है वो दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व तैयार किया जाएगा। 5,569 स्क्वायर किलोमीटर का सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो ओडिशा के अंदर है, ये पहला ऐसा रिजर्व हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसे 1996 में नोटिफाई किया जा चुका है। तो याद रखना, सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर है, ओडिशा में है, और ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरा महेंद्रगिरी आगे चल के बनेगा। तो ये प्रपोजल रखा गया है, और ये करीब 4,70,955 हेक्टेयर्स का एरिया है ये, जो कि गजापति और गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्टर्न घाट्स में वहां पर फैला हुआ है। ये हिल इकोसिस्टम जो है वो ट्रांजिशनल जोन के तौर पर काम करेगा फ्लोरा और फौना के लिए, सदर्न इंडिया के और हिमालयस के लिए।
और इस क्षेत्र के इकोलॉजिकल एस्च्यूरी जो जेनेटिक डाइवर्सिटीज की हमें देखने को मिलती है उसको ये तैयार करेगा, राइट। यानी कि अलग अलग जो हम लोग को यहाँ पर फ्लोरा और फौना की प्रजातियां देखने को मिलती है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज हम लोग को अलग अलग देखने को मिलती है, राइट। तो उसके लिए भी एक बेहतरीन बायोस्फीयर रिजर्व का ये काम करेगा। और महेंद्रगिरी जो है गाइस, यहाँ पर सौरा पीपल रहते हैं। क्वेश्चन यहां से भी बनेगा कि सौरा पीपल कहां से बिलोंग करते हैं, तो महेंद्रगिरी से, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। ये एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है और यहां पर कांधा ट्राइब भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, कांधा ट्राइब कहां पर है, अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, तो ओडिशा आपको ध्यान में रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, आई डोंट थिंक ये आप लोग को बताने की आवश्यकता है। जीव मंडल भंडार, बायोस्फीयर रिजर्व, ये होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व फिर भी जान लो इसकी डेफिनेशन। इट इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को डेजिग्नेट करती है बायोस्फीयर रिजर्व को, राइट, फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल, कोरल, मरीन इकोसिस्टम और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो चाहे वो मरीन का एरिया हो, क्योंकि मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर आप ये मान के चलो आसान भाषा में, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स की, फ्लोरा और फौना की स्पीसीज बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। रिच हम लोग को प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज देखने को मिलती है। और बायोस्फीयर रिजर्व इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बैलेंस के लिए काम करता है, मेंटेन करता है कल्चरल वैल्यूज को भी, क्योंकि वहां पर काफी सारी जनजातियां पाई जाती हैं, राइट। ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को काफी सारे वहां पर देखने को मिलते हैं। और नेचर को प्रिजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमें देखने को मिलता है। और जो ये कंसेप्ट बायोस्फीयर रिजर्व का है, ये 1971 में लॉन्च किया गया था। यूनेस्को का ही ये एक पार्ट है, यूनेस्को का एक प्रोग्राम, मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके पार्ट के तौर पर इसको लाया गया था 1971 में। और क्राइटेरिया क्या है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट करने का, तो ऐसी साइट जहां जो कि प्रोटेक्टेड होनी चाहिए और काफी कम डिस्टर्बेंस उस पर्टिकुलर एरिया के साइट के कोर एरिया पर होना चाहिए, राइट। और कोर एरिया के अंदर बायोजोग्राफिकल यूनिट होनी चाहिए, राइट। और इतना बड़ा होना चाहिए कि जहां पर बहुत सारी पॉपुलेशंस हम लोग को देखने को मिल सके, हर एक ट्रॉपिक लेवल की, राइट। जो ट्रॉपिक जोन्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, तो उसके हर एक लेवल की, मतलब भारी मात्रा में अलग अलग प्रकार की डाइवर्स तरीके की प्रजातियां वहां पर होनी चाहिए। वहां पर लोकल कम्युनिटीज होनी चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उनके नॉलेज को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। क्योंकि देखो ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं उनको बहुत सारा नॉलेज होता है कि नेचर को किस प्रकार से कंजर्व करना है, किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है, तो उनके इसी नॉलेज का उपयोग जो है वो यहाँ पर करना चाहिए। और ये एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर पोटेंशियल होता है कि ट्रेडिशनल ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग जो होती है, राइट, यानी कि जीने के लिए जो गांव क्षेत्र के जो तरीके होते हैं, तौर तरीके, राइट, तो उसका प्रिजर्व करना है उस चीज को, राइट, कि यानी कि उस चीज को प्रोटेक्ट करके रखना है, ट्रेडिशनल ट्राइबल के तरीके, राइट, रहने के, कि किस प्रकार से एनवायरमेंट को संरक्षण करते हुए किस प्रकार से रहना है, वही चीज जो मैंने भी आपको पहले समझाई थी। तो ये सब पर्टिकुलर चीजें अगर फुलफिल होती हैं किसी एरिया में, तो उस एरिया को जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है एक बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। गाइस डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के एक अमेंडमेंट को, और ये ड्राफ्ट है, बेसिकली मसौदा ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, ड्राफ्ट। और मैंने आपको बताया हुआ कि ड्राफ्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ये कंफर्म नहीं रहता, राइट। जब तक कि अमेंडमेंट आ ना जाए या कंप्लीटली फाइनलाइज ना कर दिया जाए ड्राफ्ट को, तब तक वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। बट फिर भी ड्राफ्ट को पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्राफ्ट से हमें आइडिया लगता है कि सरकार किस डायरेक्शन में जो है वो कानून में चेंजेस लाने वाली है, यानी कि क्या मतलब उनकी प्लानिंग है कानून को चेंज करने की, तो वो उसका एक आइडिया लग जाता है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक प्रपोजल रखा है, उन्होंने काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स का प्रपोजल रखा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर, राइट। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या कहता है, फिर हम लोग थोड़ी सी आगे की चर्चा करेंगे। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये एक प्रिंसिपल लेजिस्लेशन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि हमारी कंट्री के अंदर डिफॉरेस्टेशन को रेगुलेट करता है। आसान भाषा में हमारी कंट्री के अंदर जब भी पेड़ वगैरह लोग काटते हैं, राइट, तो ये चेक करता है कि कहाँ पर पेड़ काटना जो है वो अलाउड है, कहाँ पर नहीं है। जैसे कि फॉरेस्ट में आप पेड़ नहीं काट सकते, आप काटोगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बट हाँ, सरकारी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ काटना अलाउ कर दिया जाता है, राइट। तो ये वाली चीज भी है इसके अंदर।
तो वो वाली चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। ये बैन करता है वही चीज जो मैंने आपको समझाई कि फॉरेस्ट से पेड़ नहीं काटने हैं किसी भी नॉन फॉरेस्ट्री उपयोग के लिए बिना किसी प्रायर क्लियरेंस के, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि जो है वो पेड़ काटने की अनुमति नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए किसके द्वारा दी जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ध्यान में रखना। इसके अलावा आगे की बात, ये जो क्लियरेंस हम लोग को इसका देखने को मिलता है उसकी प्रोसेस में क्या चीज इंक्लूड होती है, तो उसमें लोकल फॉरेस्ट राइट होल्डर्स और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज की भी सहमति की आवश्यकता होती है, राइट। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जो अथॉरिटीज जो ऑफिशियल हम लोग को देखने को मिलते हैं, जब तक वो सहमत नहीं होंगे कि पेड़ काटना अलाउ किया जाए या ना जाए, तब तक पेड़ काटना अलाउ नहीं किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा भी। तो इस प्रोसेस में इनकी सहमति की भी रिक्वायरमेंट हम लोग को देखने को मिलती है। और सेंटर के पास पावर है कि वो इस प्रकार की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकती है या अलाउ कर सकती है, राइट, यानी कि पेड़ काटने से रिलेटेड। और इनकी जो बेसिकली रिजेक्ट और अलाउ करने की जो पावर है वो लीगली बाइंडिंग कंडीशन के साथ हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि उन्होंने जैसा बोल दिया केंद्र सरकार ने वैसा माना जाएगा, राइट। तो ये चीज है जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत, राइट। अभी इसमें अमेंडमेंट करने की बात की गई, इसमें संशोधन करने की बात की हुई है। इसका ड्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ड्राफ्ट काम का नहीं है तो वही चीज मैंने आपको बता दी है, बट फिर भी जानो। तो ड्राफ्ट के अंदर एग्जेम्पशन की बात कर रही है। इसमें प्रपोजल रखा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट के अंदर जो कि रेलवे से रिलेटेड हो, रोडवे से रिलेटेड हो, ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड, ऑयल एक्सप्लोरेशन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, अगर इस प्रकार के ऐसे हम लोग को देखने को मिले फॉरेस्ट के अंदर, तो अलाउ कर दिया जाएगा पेड़ काटने से। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स तो अच्छे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर ट्री प्लांटेशन की हम लोग बात करें, राइट, या फिर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की ही बात करें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि कंजर्वेशन एक्टिविटीज पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, राइट। बट उसके अलावा जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन की भी बात करें और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट की भी बात करें, तो यहां तक भी थोड़ा ठीक है कि चलो फॉरेस्ट एरिया से पेड़ काटना अलाउ कर दिया जाए। बट रेलवेज और रोडवेज जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, राइट। बट हाँ, रेलवेज और रोडवेज को तभी अलाउ करेंगे जब कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो, कि वहाँ पर रोड बनाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो और पेड़ काटने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो, तो ही अलाउ किया जाए, तो अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से एग्जेम्पशन जो दिया जा रहा है इसके गलत उपयोग भी हो सकते हैं, राइट। कि जैसे होता है कई बार बहुत घोटाले भी इस प्रकार के होते हैं। सरकार पहले शो कर देगी या कोई अथॉरिटी पहले शो कर देंगे कि यहाँ पर सरकारी प्रोजेक्ट बनेगा। अब 10-15 साल तक वहां पर कुछ नहीं होगा। 10-15 साल के बाद लोग बहुत सारी चीजें तो भूल भी जाते हैं, उसके ऊपर से हाईलाइट जो है, अटेंशन जो है वो हट जाता है। फिर क्या होता है, उस जगह को सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देती है। तो ये वाली हरकतें भी बहुत होती हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी रोक लगानी है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देते हुए अगर कानून बनाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर उसके अंदर कुछ कंडीशन रख दी जाए प्रॉपर तरीके से, डिफाइंड कंडीशन, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये बहुत खराब चीज़ लगी मुझे कि फॉरेस्ट की ज़मीन को प्राइवेट इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन को लीज में देने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, राइट। तो इसमें भी बहुत सारे घोटाले और बहुत सारे इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं जिसमें मतलब फॉरेस्ट को नुकसान हो सकता है। कुछ अमेंडमेंट ऐसे भी हैं जिसमें कंप्लीट प्रोसेस बताई जा रही है कि टाइम बाउंड तरीके से फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई करने की, कंप्लीट प्रोसेस की निर्धारित समय सीमा में फॉरेस्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से एरिया फॉरेस्ट लैंड में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। इसमें नो गो एरियाज की भी बात हुई है कि नो गो एरियाज को क्रिएट किया जाएगा। नो गो एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, यानी कि मेंशन रहता है कि कौन से प्रोजेक्ट जो है वो उस एरिया पर अलाउ नहीं किए जाएंगे, तो ऐसे एरिया नो गो एरिया की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इश्यूज और कंसर्न क्या है इस ड्राफ्ट से रिलेटेड, यानी कि चिंताएं हम लोग को इस ड्राफ्ट से रिलेटेड क्या देखने को मिल रही हैं। तो जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1996 का जो डिसीजन था गोदावर्मन केस के अंदर, तो इस डिसीजन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो डाइल्यूट हो जाएगा, ये वाला डिसीजन। और केस जो फाइल की गई थी एक पेटिशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिला था ये पूरा केस, जिसमें फोकस किया गया था कि टिम्बर की अवैध जो टिम्बर को अवैध तरीके से जो काटा जा रहा है उसको रोका जाए, उसकी अवैध कटाई को रोकने के लिए ये याचिका के रूप में शुरू हुआ था ये पूरा मामला, राइट। टिम्बर की लकड़ी जो हम लोग को देखने को मिलती है, स्पेशली नीलगिरी हिल्स की यहाँ पर बात हुई थी, राइट। और फिर इसमें फोकस ये भी किया गया था
कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसको एक्सपेंड करना है, उसके कवरेज को एक्सपेंड करना है और भी एरियाज को उसके अंदर शामिल करना है। और जो ये अमेंडमेंट है ये क्या कर रहा है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्कोप को लिमिट कर रहा है, यानी कि उसमें जो है वो एक जो मतलब सीमित कर रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। इसमें बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो कुछ ही पर्टिकुलर एरिया पर एप्लीकेबल होंगे, जिन एरिया को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत डिक्लेयर या नोटिफाई किया जाएगा एज अ फॉरेस्ट के तौर पर। यानी कि मोटे मोटे तौर पर सरकार जिस भी एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देगी, राइट, नोटिफाई कर देगी, तो उस एरिया में ही सिर्फ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू होगा, उसके अलावा और किसी एरिया में नहीं होगा। मतलब कि कई बार अधिकारी जो है वो घोटाला करने के पर्सपेक्टिव से क्या कर सकते हैं, किसी एरिया को जो है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर सकते हैं और उस एरिया पर फिर अपनी मनचाही जो है वो चीजें कर सकते हैं बिना वॉयलेट किए कानून को, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि कानून जो है वो सख्त कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। बट ऐसे एरिया में ही होगी जिस एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर किया हुआ है। अगर एक एरिया को फॉरेस्ट लैंड अगर नहीं डिक्लेयर किया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर दिक्कतें जो है वो इस प्रकार की आ सकती हैं, राइट, यानी कि घोटाला और इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो प्रॉपर तरीके से इसको डिफाइन करने की आवश्यकता है। ये सजेशन के तौर पर आप मेंशन कर सकते हो अगर कुछ ऐसा मेंस का क्वेश्चन आता है तो। और जो भी एरिया फॉरेस्ट लैंड के तौर पर रिकॉर्ड किए गए हैं सरकारी रिकॉर्ड्स में 25 अक्टूबर 1980 से पहले, जिसमें एग्जेम्प्ट किया हुआ है कुछ ऐसी जमीन को कि अगर ऐसी जमीन फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट पर्पस में चेंज की गई है 12 दिसंबर 1996 से पहले, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और इवन ये भी कहा गया है कि फॉरेस्ट को स्टेट गवर्नमेंट की एक्सपर्ट कमेटी आइडेंटिफाई करेगी, राइट। जैसे ही ये अमेंडमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर कौन से एरिया जो हैं वो फॉरेस्ट में आएंगे, कौन से नहीं फॉरेस्ट में आएंगे, तो फिर वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं इस ड्राफ्ट से रिलेटेड। अब देखते हैं आगे चल के ये ड्राफ्ट फाइनलाइज होता है कि नहीं और उसमें और क्या नई चीजें जुड़ती हैं या घटती हैं, तो इसके बारे में मैं काफी डिटेल में आपको बताऊंगा। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर की यहां पर बात हो रही है। इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर, तो इसके बारे में पहले भी हालांकि हमने चर्चा करी हुई है। नासा का इंजेन्युटी मिनी हेलीकॉप्टर है ये। मार्स के सरफेस पर अब इसने उड़ना शुरू कर दिया है। इसकी पहली फ्लाइट जो है वो प्रिपेयर हो गई है। हेलीकॉप्टर जो है गाइस ये कहां पर था, परसिवरेंस रोवर पर ये हेलीकॉप्टर था, राइट। और जो कि फरवरी 18 को, फरवरी महीने में ही हम लोगों ने इस परसिवरेंस मिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये नासा का हेलीकॉप्टर है जो मार्स में उड़ेगा। उसका नाम क्या है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इंजेन्युटी जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंजेन्युटी जो है वो फ्लाई कर रहा है मार्स के सरफेस पर। बताया जा रहा है कि वहां पर एटमॉस्फेयर जो है, धरती के एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग बात करें तो उसकी 1% की डेंसिटी का एटमॉस्फेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो है वो उसका उड़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, राइट। अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि मार्स की जो ग्रेविटी जो है वो धरती के कंपैरिजन में हम लोग को 1/3 देखने को मिलती है, राइट। तो इसलिए उसका उड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। अब ये अपनी खुद की बैटरी का उपयोग कर रहा है अपने आप को हीट करने के पर्पस के लिए, गर्म करने के पर्पस के लिए और उड़ने के पर्पस के लिए, जिससे कि वो अपनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके फ्रीज होने से, राइट, और क्रैक उसमें ना पड़े, इसके लिए वो अपने आप को थोड़ा हीट भी करता है, राइट। तो ये वाली चीज भी है, तो इसमें हीटिंग वाली चीज भी है, यानी कि टेक्नोलॉजी। थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर के बारे में। तो नासा का जो मार्स 2020 का जो मिशन है उसका ये पार्ट है। स्मॉल कोएक्सियल ड्रोन रोटर क्राफ्ट, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का काम कर रहा है कि किस प्रकार से दूसरी जगह पर, यानी कि दूसरी मतलब जो प्लैनेट्स पर कैसे हम लोग अपने जो ड्रोन्स वगैरह जो हैं या फ्लाइंग मशीन्स वगैरह जो हैं उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। और इन फ्यूचर भी जैसे कि मार्स पर रोवर्स जो हैं और दूसरे जो मिशन जो कंडक्ट किए जाएंगे, तो उसके लिए भी ये हेलीकॉप्टर की स्टडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं परसिवरेंस मिशन के बारे में। तो जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव इस मिशन का यह है कि एस्ट्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर साइंस जो होती हैं एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ की, उसको शामिल किया गया। यानी कि परसिवरेंस मिशन में
आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो मार्स पर पहले कोई जीवन था कि नहीं, इसकी खोज करने के लिए ये काम कर रहा है। उससे रिलेटेड एविडेंसेस, साइंस वगैरह कलेक्ट करने के लिए ये मिशन वहां पर मार्स का हमें देखने को मिल रहा है। रोवर जो है गाइज ये प्लैनेट की जियोलॉजी को कैरेक्टराइज करेगा, मतलब कि प्लैनेट का जो ज्योग्राफिकल फीचर्स वगैरह जो है उसको देखेगा, चेक करेगा, पहले वहां पर कैसा क्लाइमेट था उसकी स्टडी करेगा, राइट, जिससे कि आने वाले समय में ह्यूमन जो है वो रेड प्लैनेट पर जा सकें और इवन वहां पर स्टे कर सकें, इस पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है। और पहला मिशन है ये जो कि मार्शियन रॉक और रेगोलिथ, जो कि ब्रोकन रॉक और डस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, उसे कलेक्ट करेगा, राइट, और धरती पर लेकर आएगा। तो ये वाली चीज है। और परसीवरेंस जो है इसको एक इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू चलाया जा रहा है। इसमें हीट का जो उपयोग किया जा रहा है वो प्लूटोनियम्स की रेडियो एक्टिव डीके के उपयोग से किया जा रहा है, यानी कि जो हीट जो ये जनरेट कर रहा है प्लूटोनियम के थ्रू हीट जनरेट कर रहा है। परसीवरेंस जो है इसमें एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है मॉक्सी करके, जिसका फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट, जो कि पहली बार मैन्युफैक्चर किया गया है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए, राइट, यानी कि मैन्युफैक्चर किया गया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो कि मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जो है वो बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर जो हम लोग को मार्स में देखने को मिल रहा है, उससे ऑक्सीजन जो है वो क्रिएट करने पर फोकस किया गया है। इसरो का मतलब इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन और लोकल रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए ह्यूमन नीड्स की या ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है, राइट, स्पेस क्राफ्ट में, तो उसको फुलफिल किया जा सके। तो वो इन सीटू मॉडल के ऊपर बेस्ड ये मॉक्सी है, राइट, कि इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वहां पर ऑक्सीजन जनरेट की जा रही है। तो ये वाली बात है। और ये था गाइज आपका लास्ट टॉपिक। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन हिट करिएगा। नए आए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर गाइज जरूर कीजिएगा लेक्चर को। और आपके लिए यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हाईली रिकमेंडेड आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, डिटेल्ड सोल्यूशन हर एक टेस्ट का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है टेस्ट सीरीज के अंदर। और डेली टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं। अगर इन टारगेट्स को आप टाइम पर अचीव करते चलेंगे तो जून 27 से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके पूरे सिलेबस की, राइट, क्योंकि टेस्ट सीरीज के थ्रू आपकी प्रैक्टिस होगी। और ये बिल्कुल सिविल सर्विसेज एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आधारित ये पूरे टेस्ट आपके प्रिपेयर किए जा रहे हैं। मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी 2021 में अपीयर हो रहे हैं कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। सीसेट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शन है तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करें। और 9713282838 ये मेरा नंबर है, 9713282838। इस नंबर को अपने मोबाइल पे सेव कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या किसी भी कोर्स से रिलेटेड, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और करंट अफेयर्स का पीडीएफ पेड पैकेज आप मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पेड पैकेज में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है पीडीएफ का, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट पीएससी की पीपीटी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसका एक अलग सेपरेट लेक्चर आपको जो दिया जाता है प्रीलिम्स स्पेशल का, राइट। तो ये पूरी चीजें आपको मात्र 100 रुपए पर मंथ की फीस में मिलती हैं। और एक ऑफर भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब अवेल कर सकते हैं यानी कि इस ऑफर को। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए तो वो वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है, राइट। तो ये बात आपको थोड़ी सी बतानी थी कोर्स से रिलेटेड। और चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।